हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। तो ये पढ़ेंगे हम। तो ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ए चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मटेरियल। तो बेसिकली ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो या तो रिपल्शन देती है या अट्रैक्शन करती है, ठीक है, मटेरियल्स को। सिंपल सा डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव। दो तरीके के चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है चार्ज तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन रहेगा इन दोनों के बीच में। मगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे। तो ये अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। डिनोट किससे होता है ये चार्ज? डिनोट होता है कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये रहता है ना। और ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव लिख सकते हो आप, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। Q इजिकल्स टू एनी। तो Q इजिकल्स टू एनी क्या चीज आ गई? ये चार्ज का फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। मतलब चार्ज कितना होगा? n नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना, 1 2 3 4 5, और E क्या है? ये वैल्यू है ना, इलेक्ट्रॉन की। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, Q इजिकल्स टू एनी। अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इजिकल्स टू Q/T हो जाएगा, सिंपल। अब अगर हम पूछें ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, वो होगी एम्पियर। याद रखिएगा आप। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इजिकल्स टू 1 कूलाम चार्ज और 1 सेकेंड के अंदर। तो यह लिखा हुआ है एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट may be defined as when 1 coulomb of charge flow through the wire in 1 second। 1 coulomb in 1 second, उसे कहेंगे 1 एम्पियर। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाता है? करंट की डायरेक्शन रहती है, ठीक है ना। ये conventionally the direction of current is taken as opposite to direction of motion of electron। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मोशन, और करंट का मोशन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ क्वांटिटीज आएंगी हमारे पास, तो हमें ध्यान में रखना है। तो 1 m आ जाएगा लिखा हुआ, और एम्पियर आएगा। तो m मतलब 10⁻³ है ना, मिली के अंदर आता है, और ये माइक्रो बोलते हैं इसे, माइक्रो। तो ये आएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आएगा एमीटर इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई डिवाइस होगी ना जो करंट को नापती होगी, तो वो होगा एमीटर, ठीक। और इसे कैसे लगाओगे आप सर्किट के अंदर? इसे जैसे बल्ब है तो उसके सीरीज के अंदर लगाओगे आप, है ना, सीरीज के अंदर, बैक टू बैक। इसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो क्लोज पाथ होगा ना जिसमें करंट दौड़ता है, उसे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलोगे। इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर कहीं से भी टूट जाएगा ना बीच के अंदर से ये सर्किट, तो क्या होगा? करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ बल्ब दे रखा है, देखिए यहाँ पे है ना, बैटरी है, सेल है, बल्ब है, स्विच है।
तो यहाँ से स्विच ऑफ कर रखा है मतलब ब्रेक हो रखा है ना सर्किट। ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा सर्किट। यहाँ देखिए बैटरी का सिंबल दे रखा है, करंट दे रखा है, ये बल्ब का सिंबल दे रखा है, ये अमीटर का सिंबल दे रखा है, और ये की मतलब स्विच। अगर ये डॉट लगा हुआ है मतलब करंट फ्लो होगा और ये कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है ना। जो लूप है पूरा कंप्लीट है। और अगर ये डॉट हट जाता है, हटा देते हैं इस डॉट को, खाली जगह आ जाती है, मतलब ब्रेक हो रखा है सर्किट और करंट फ्लो नहीं होगा उस टाइम पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो भी आपने वर्क करा है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने में जो भी आपने वर्क करा है उसे, उसको क्या बोल रहे हो आप? पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक जाने में जो भी वर्क कर रहे हो उसे आप क्या बोल रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन बाई चार्ज, है ना। वर्क डन करा गया है चार्ज को ले जाने में, तो आपके पास आ जाएगा जैसे वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, वी बी माइनस वी ए इजिकल्स टू वी वी लिख सकते हो और डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट होगी इसकी वोल्ट। करंट की क्या थी ऐसा यूनिट? एम्पियर थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 वोल्ट किसे कहेंगे? 1 वोल्ट किसे कहेंगे? V इजिकल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था। तो क्या मतलब 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब? तो इट इज इक्वल टू द 1 जूल, 1 जूल ऑफ वर्क, है ना। 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम। 1 जूल काम कर रहे हैं 1 कूलाम के चार्ज को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये वी बी माइनस वी ए कर लीजिएगा आप, है ना। ये जैसे अकेला वी जो दिख रहा है ना, ये पोटेंशियल का भी होता है, आगे भी देखेंगे। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। मतलब अगर आपके पास ये बल्ब है ना, और ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, करंट फ्लो हो रहा है, तो अब पोटेंशियल यहां का और यहां का नापना है, तो क्या करोगे आप? यहां पे एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दोगे, यहाँ पे इसके इस बल्ब के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दोगे, इसलिए ये कहा है पैरेलल। और अगर आपको इसका करंट नापना है ना, इस बल्ब का करंट नापना है, तो बल्ब के सीरीज के अंदर आप अमीटर लगा दोगे, सीरीज में लगेगा, और वोल्ट मीटर का लगेगा पैरेलल में लगेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसा दिखता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। चलिए सर्किट डायग्राम्स, ये सिंबल्स दे रखे हैं, आपको सिंबल्स थोड़े से याद रखने हैं, है ना। किस किस चीज के सिंबल हैं देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसा होता है, अगर बहुत सारे सेल लगा दें तो उन्हें बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं। तो इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, माइनस छोटा प्लस बड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्लग की, ये प्लग की जो कि ओपन है ना, स्विच ऑफ हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और प्लग की स्विच क्लोज है, क्लोज है, तो क्या होगा? यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सा है? ये वायर जॉइंट, यहाँ जॉइंट हो रखा है, वायर अगर ऊपर से निकल जाए दूसरे वायर के क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो इस तरीके से आएगा। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, ये हार्ट शेप की तरह होता है ना, ये ज्यादातर यूज होता है। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये करंट रोकने के काम में आता है। और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, ये कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्यार से बोलते हैं रियोस्टेट। तो इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। अमीटर इस तरीके से शो होता है ए, वोल्ट मीटर ऐसे शो होता है बी, आसान है ये तो। इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर।
तो आपको क्या पता चल रहा है, आपने ये देखा एक बैटरी है नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, ये कनेक्टेड है एक बल्ब से, ठीक है, जल रहा है ये। अब पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना रहेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point is called electric potential। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, जैसे सपोज आपको कहना है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के बताओ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे, हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे यहाँ तक, तो जो लेके आने में वर्क डन लग रहा है ना उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होता है, पोटेंशियली जीरो रहता है ना, यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल जीरो रहता है, और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो हमें गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, VB माइनस VA करेंगे इज इक्वल टू W/Q करेंगे। अब पोटेंशियल B क्या होगा, VA तो जीरो हो गया, तो VB इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। सिंपल है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट को आप लिख दो, W/Q कर दो, सिंपल। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल होता है, इन दोनों के बीच में वोल्टमीटर लगा दोगे, 1.5 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। ये आसान सी चीजें हैं। इसके बाद देखिए वोल्टमीटर किस तरीके से लगा है, ये बैटरी है, ये आपका रेजिस्टेंस या कहें बल्ब है, और ये एक और बल्ब मान लें, ठीक, तो यहां से वोल्टमीटर लगा हुआ है पैरेलल, ठीक, ये इस तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ स्विच ऑफ स्विच ऑन भी दिखाया गया है, किस तरीके से स्विच ऑफ रहेगा, यहाँ पे से ये जो वायर है ये कनेक्टेड नहीं है, देखिए, है ना, तो ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन, और ये यहाँ से कनेक्टेड है, सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो ये ऑन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा, तो याद रहे। टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। देखिए ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, तो ओम्स लॉ की आसान सी डेफिनेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल, वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, सिंपल सा, ये आप लिख दें। आप कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट at a constant temperature। तो potential difference between two point is directly proportional to the electric current, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही करंट भी बढ़ेगा, है ना, 4 5 6 7 8 इस तरीके से, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। ये कम होगा वोल्टेज, है ना, जैसे 100 150 25, तो ये भी कम होगा, 5 4 3 2। तो इस तरीके से ये फंडा रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी डायरेक्टली के बाद आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम उसको उस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ खत्म, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ खत्म। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू आएगा, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा आर, है ना। जब भी ये हटेगा ना कुछ यहाँ आता है, ठीक। अब यहाँ आया है आर, तो आर क्या चीज है, आर है कांस्टेंट, और उसे प्यार से बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मगर उसे प्यार से क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, तो ये रेजिस्टेंस होता है। अब अगर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ प्लॉट करते हैं, तो सपोज इस वैल्यू के ऊपर यहाँ आ रहा है, ये करंट की वैल्यू है ना, ये करंट की वैल्यू है, इस पे यहाँ आ रहा है, इस पे ये 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 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं,
0.1 बढ़ रहा है, 0.2 ये 3, 0.2 के ऊपर फिर बढ़ रहा है, 0.3 के ऊपर 0.8 हो गया, 0.4 के ऊपर समथिंग 1.1 हो गया, 0.5 के ऊपर 1.2 से ऊपर हो गया, 0.6 के ऊपर 1.6 के आसपास हो गया। तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, सिंपल सा लॉजिक। तो इससे क्या होगा, जब हम पॉइंट्स मिलाएंगे ना तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट वोल्टेज है ना, वी इधर करंट इधर। अब इस फॉर्मूले को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को? आप आई वी बाई आर भी लिख सकते हैं, आर वी बाई आई भी लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ ही देख लो, आप आई को यहाँ रोकूं तो आर इधर आ जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मैं आर को यहाँ रोकूं तो वी बाई आई आ जाएगा, है ना, इस तरीके से ये ऐसे हो सकता है। तो ये ओम्स लॉ होता है, बड़ा आसान है। आपको डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, और ये प्रोपोर्शनलिटी का लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और ये ग्राफ बना देना है। ये नहीं तो आसान सा ग्राफ में बता देता हूँ आपको क्या करना है। एक इस तरीके से लिखना है, यहाँ लिखना है v, यहाँ लिखना है i, और सीधी लाइन, खत्म। डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रोपोर्शनलिटी, ग्राफ, खत्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आती है हमारे पास एक्टिविटी 11.1। 11.1 पे होता क्या है, 11.1 में बता रखा है हमने कि हमने क्या करा है, पहले हम एक बैटरी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी लगा रहे हैं, तीसरी लगा रहे हैं, चौथी लगा रहे हैं। ये बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं ना, वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज होता जा रहा है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। करंट चेंज होता रह जा रहा है, अगर वोल्टेज चेंज होता है तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज की रीडिंग हमने ले ली, है ना, करंट की रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग ले ली, करंट की रीडिंग ले ली, वोल्टेज की ले ली, करंट की ले ली, वोल्टेज की ले ली, करंट की ले ली। तो ये जब दोनों रीडिंग्स ले ली तो हुआ क्या, हमें ये पता चला कि जो V बाई आई का रेशो है ना, मतलब R, वो कांस्टेंट है। जैसे 2 ही आ रहा है, बार बार 2 ही आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2.1, 2.2, 2.1, 2.0, इस तरीके से 2 ही आ रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये R कांस्टेंट रहेगा। इससे ये पता चला है हमें इस एक्टिविटी से, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, करंट जाने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस क्या करता है, उसे रोकता है। रोकने वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, रोकने वाला, है ना। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो अभी अभी पढ़ा है हमने। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस होता है। ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, और ये सिंबल होता है इस तरीके से, है ना, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सिंबल होता है। अब 1 ओम की डेफिनेशन, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सिंपल, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, है ना। जैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी, ठीक है ना, करंट की भी 1 एम्पियर की करंट की भी डेफिनेशन देखी थी, ऐसे ही 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर, 1 सिंपल। तो इसे लिखेंगे कैसे, डिफाइन करेंगे, 1 ohm of resistance is equal to the flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having potential difference equal to 1 volt, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है 1 ohm, रेजिस्टेंस इक्वल किसके है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है 1 वोल्ट, उसे बोल दोगे आप 1 ohm। इसके बाद हमने इसे देख रखी है ना, रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई होती है, ये सर्किट होता है हमारे घरों के अंदर, इक्विपमेंट होता है, चार्जर के अंदर, किसी में भी आप जब खोल के देखोगे ना, ऐसी रेजिस्टेंस रंग बिरंगी लगी हुई होती है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं रेजिस्टर, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज यूज टू अपोज द करंट। ये अप्लायंस है, मतलब डिवाइस है, ये डिवाइस है जो क्या काम करती है, करंट को रोकने के काम करती है। इसे प्यार से बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी आएगी 1.1, 1.2, 1.3। 1.1 तो हमने देख ली, 1.2
अब हमने क्या करा, एक सर्किट लिया, ठीक है, सर्किट ले लिया, यहाँ पे आपने एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या काम करता है, करंट को नापने का। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, यहाँ आप वोल्टेज भी लगा सकते हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, है ना। तो बैटरी लगा दी, यहाँ की स्विच लगा दिया। अब ये एक्स और वाई टर्मिनल खाली छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा, टॉर्च का बल्ब लगाया छुटकू, ठीक है, कनेक्ट करके देखा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक बड़ा बल्ब लगाया, बड़ा बल्ब, ठीक। फिर उसके बाद क्या करा, हमने एक निक्रोम वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमने यहाँ पे लगा दी। और हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करी, ऑब्जर्व करा अमीटर की रीडिंग। इन तीनों केसेस के अंदर अमीटर की रीडिंग क्या है ना, करंट कितना है, ठीक है। तो हमें अलग अलग चीज पता चली, है ना, अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग चीजें चाहिए। करंट तो यहां सेम ही फ्लो होगा, ठीक है, मगर अलग अलग चीज को अलग अलग करंट, पावर, वोल्टेज ये चाहिए होता है बेसिकली, है ना। तो ये हमें पता चला क्योंकि हमारी अमीटर की रीडिंग वेरी कर रही थी बार बार, है ना। क्यों कर रही थी ये मैं बता देता हूं। इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग है, इसका रेजिस्टेंस सपोज हाई है, इसका रेजिस्टेंस सपोज लो है। यहां इसका रेजिस्टेंस सबसे लो है, ये समझे आप, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, बार बार रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो V और I का वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे हमें पता चला। अब इसके बाद एक्टिविटी 11.3 ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ जाता है। ये क्या बोल रहा है, यहां पे आपने वही जो सर्किट है, दो पॉइंट के बीच में एक बार एक वायर लगाया, निक्रोम वायर लगा दिया आपने, है ना, निक्रोम वायर लगा दिया एक बार, ठीक। इसके बाद आपने क्या करा, मोटा वायर लगा दिया, है ना, निक्रोम का ही मोटा वायर लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करा, निक्रोम का ही लंबा वायर लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा, आपने एक अलग सा, है ना, कॉपर वायर लगा दिया। तो ये तो निक्रोम 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 सब निक्रोम के हैं, है ना। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे लंबा, यहाँ पे मोटा निक्रोम वायर, और यहाँ पे एक अलग कॉपर वायर लगा दिया। तो अब आपको पता क्या चला, जब आपने देखा इनकी वैल्यूज, तो आपको पता क्या चला, आपको ये पता चला, अगर ये एक वायर है सपोज निक्रोम का, और ये वायर है सेम लेंथ कॉपर का, तो इनके अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। एक चीज क्या पता चली, लंबे होने पे निक्रोम का वायर ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। मोटे होने के ऊपर निक्रोम का वायर कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इससे ये पता चला। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो देखिए, नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा नेचर है मटेरियल का, निक्रोम का है या कॉपर का है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, छोटा है या बड़ा है, वो रेजिस्टेंस को डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटा है जो आसानी से निकल जाए करंट, या पतला है मतलब छोटा है। टेम्परेचर, गर्मी तो ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ मटेरियल, वायर किस चीज का बना है। तो कुछ मटेरियल होते हैं वो कम हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जैसे सिल्वर, ठीक है। कुछ ज्यादा रुकावटें क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे टंगस्टन, है ना। टंगस्टन को हम बल्ब में यूज करते हैं फिलामेंट की तरह, बहुत तेजी से गर्म होता है। अब इसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ वायर। तो अगर शॉर्ट वायर है और लॉन्ग वायर है तो रेजिस्टेंस हाई होगा लंबे वायर में, मतलब इसका रेजिस्टेंस, लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ लेंथ, लेंथ इंक्रीज होगी। इसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया अगर बड़ा होगा, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी देखा था ना इससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मगर यहाँ है इनवर्सली, यहाँ था डायरेक्टली, यहाँ है इनवर्सली, है ना। ये सीधा सीधा है, सीधा सीधा डायरेक्टली, ये है इनवर्सली, है ना, इनवर्सली। तो यहाँ एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर पतला वायर है तो हाई रेजिस्टेंस होगा, और अगर मोटा वायर है तो लो रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ पतले वायर के अंदर दिक्कत करेंगे, है ना। तो इसलिए फैक्टर क्या कर रहा है, इफेक्ट एरिया कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपने देख लिया, एक साथ लिख दिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, हटेगा तो नई चीज आ जाएगी, ये आ गया रो, पी की तरह लगता है मगर होता है रो, इस तरीके से बनाइएगा आप यूं, है ना, रो, और बीच में इज इक्वल टू सिंबल आएगा। अब ये रो क्या है, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, प्यार से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा रेजिस्टेंस का, आर इज टू रो एल ए, तो ब्रैकेट बना लीजिएगा इसके ऊपर। फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या काम करता है, एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, विच इन टर्न्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर नॉर्मल रखें ताकि रेजिस्टेंस कम रहे। इसके बाद आया हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे सर ये क्या बोल दिया, सिंपल सी बात है, आपने अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, आर इज टू रो एल ए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को रो को इधर कर दो, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू होगा आर, ठीक है, आर, और नीचे जाएगा एल और ए, है ना, या फिर रो इज इक्वल टू आर ए एल, इस तरीके से होगा। तो यहां यही तो लिखा है, इट इज डिफाइंड इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो उसे बोलेंगे क्या, रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी इज the resistance of conductor of unit length of unit area is called resistivity। तो रो इज इक्वल टू आर हो जाता है इस तरीके से। तो ये आपकी डेफिनेशन बता दी। अब आपने कहा कि सर इसकी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट याद कर लीजिए, इसकी होती है ओम मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट निकालना हम सीखेंगे 11th क्लास के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बड़ा आसान सा तरीका है वो, अभी आप याद कर लें, है ना, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। अब सबसे बड़ी बात, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, थिकनेस पे कर रही थी, मगर रेजिस्टिविटी नहीं करेगी, लेंथ पे भी नहीं करेगी, थिकनेस पे भी नहीं करेगी, मगर किस पे करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कॉपर का है या निक्रोम का है, और टेम्परेचर पे भी करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, इस पे क्वेश्चन उठ जाता है। इसके बाद आता है मेटल और इंसुलेटर। तो मेटल आपको पता है क्या होते हैं, जो करंट फ्लो करते हैं। इंसुलेटर आपको पता है क्या होता है, जो करंट रोकते हैं, दिक्कत करते हैं। तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी कितनी है वो आपको बता देते हैं। तो मेटल और एलॉय है वेरी लो रेजिस्टिविटी, कोई रेजिस्टिविटी नहीं होती, आराम से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। 10⁻⁸ ओम मीटर, 10⁻⁶ ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है। यूज क्या करने के आते हैं ये कॉपर एल्युमिनियम, यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन फॉर करंट बिकॉज पॉजेज लो रेजिस्टिविटी। ये ट्रांसमिशन लाइन में काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि करंट फ्लो कराना होता है। क्यों, लो रेजिस्टिविटी होती है।
इससे भी अगर आपको लो रेजिस्टिविटी चाहिए तो सिल्वर का बना दो, मगर क्या होगा, तार ही काट के चोर ले जाएंगे, ध्यान रखना। तो कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं आजकल, मगर सिल्वर यूज हो रही है पीसीबीज और उसके अंदर, है ना, इसलिए सिल्वर के दाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलिए इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। तो इंसुलेटर क्या करता है? बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी रखता है, करंट को जाने नहीं देता। ऑफ ऑर्डर कितना होता है? 10⁻12 से 17। ये +12 और 17 है, यहाँ माइनस के अंदर है, ओम्स मीटर है ना, इसलिए तो ये रोक के रखता है। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एलॉय आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। तो हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर कौन यूज होता है? एलॉय, है ना। क्यों? रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय की क्या होती है? हायर होती है, ठीक है, देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूट मेटल। तो मेटल जो होता है ना और एलॉय होता है उस मेटल का, तो हायर होती है रेजिस्टिविटी इसकी, एलॉय की। और इसका एक और फायदा ये हीटिंग अप्लायंस के अंदर यूज करते हैं कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता एट हाई टेम्परेचर में। इन दिस फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, और इसी वजह से ये हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं। कौन? एलॉय यूज होते हैं, ठीक है। ये आप रेजिस्टिविटी सीरीज देख सकते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप आती है एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद करना जो है कि सबसे बढ़िया कंडक्टर है सिल्वर, ये याद रखनी है, ठीक है, सबसे बढ़िया याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। यहाँ कितने सिस्टम हैं? 2 टाइप के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? आपके पास एक सोर्स है, ठीक, करंट जा रही है आपकी, तो ये करंट इसके अंदर गई, ये करंट इसमें गई, ये करंट इसमें गई, ठीक। तो इस तरीके से बैक टू बैक रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं, है ना। ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा, ये वाला टर्मिनल इससे, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो इसे बोलते कैसे हैं? व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्ट रहते हैं, तो उसे बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक सीरीज के अंदर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, तो आपका करंट जो होगा ना वो हर में सेम रहेगा। क्या चीज रहेगी सेम? करंट सेम रहेगा हर रेजिस्टर के अंदर, सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग रहेगा, यहाँ V1 रहेगा, है ना, यहाँ V2 रहेगा, यहाँ V3 रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ये जैसे V है तो ये इनका सम अप ही रहेगा, मगर डिफरेंट रहेगा हर रजिस्टर का। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल में काम में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और अगर ये कहें भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप इसका सम कर देंगे इन तीनों का। कैसे करेंगे? R1 + R2 + R3 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलेंगे, ऐसे वो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर आप RS भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ड्राइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम सीरीज, है ना, फ्रॉम इन सीरीज, सीरीज के अंदर ड्राइव करना है। तो क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो जो पोटेंशियल था ना आपका नीचे जो दे रखा था, तो वो पोटेंशियल जो है आपका, ये पोटेंशियल V1, V2 और V3, ठीक है, इसके सम के बराबर होगा। सिंपल, समझ में आ गई बात। अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ करेंगे V = IR, है ना, V = IR लगेगा, ठीक। तो ऑन अप्लाई ओम्स लॉ इन 3 रजिस्टर, अगर 3 रजिस्टर्स के अंदर लगाएंगे तो कैसे लगेगा? ये तो टोटल लगाया, ये 3 रजिस्टर में कैसे लगा? V1, ये V1, यहाँ ओम्स लॉ कैसे लगेगा? V1 = IR1 है, यहाँ IR2 है तो
V2 इज टू IR2, यहाँ IR3 है तो V3 इज इक्वल टू IR3। क्या सेम रहेगा? आपका करंट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास V1 V2 V3 आ गए, तो अब आप इसे कहाँ फिट कर दोगे? यहाँ पे, यहाँ वैल्यू रख दो इनकी। V इज टू क्या हो जाएगा? V1 की वैल्यू यहाँ IR, यहाँ IR3, तो IR1 IR2 IR3 यहाँ रख दोगे आप, IR1 IR2 और IR3 ऐसे, और ये V की जगह आप क्या रख दोगे? IR रख दोगे। ठीक है, तो ये सब रखने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऑब्वियसली। यहाँ आपने V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो ये वैल्यू रख दी। I गई, आई है ना, कैंसिल हो गई। ठीक, ये आपको कैंसिल आउट करना आता है। ये गया, जैसे ही गया तो क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। और यहाँ डायग्राम बनाना मत भूलना, जो मैंने बनाया था ना, ये पीछे से भी आप ले सकते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ड्राइव कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के? भाई सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे, तो देखिए, इफ एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क, तो अगर एक बल्ब यहां लगाए, दूसरा बल्ब यहां लगाए, तीसरा बल्ब यहां लगाए, तो अब अगर क्या होता है, इफ एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ देम विल वर्क। तो होगा क्या? यहां से ये खराब हुआ, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो करंट आगे नहीं जाएगा। ये नुकसान है, सबसे बड़ा ध्यान रखना। एक और चीज, वी कैन नॉट connect bulb and heater in series because they need different value of current to operate properly। और हम एक बल्ब और हीटर को पैरेलल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग चाहिए होती वैल्यू। ठीक है, हीटर को अलग चाहिए होगी, बल्ब को अलग चाहिए होगी, तो उसके लिए हम पैरेलल लगाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, डिफरेंट वैल्यू चाहिए, अलग अलग करंट को चाहिए, बल्ब को कम चाहिए, हीटर को ज्यादा चाहिए, इस तरीके। तो दो डिसएडवांटेज हो गए, याद हो जाएंगे। हाँ, अब करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, तो हमने क्या करा, एक एक्टिविटी करके देखते हैं भाई। तो आपने क्या करा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये लगा दिए। अब हर जगह आपने मीटर लगा के चेक करा कि कितनी रीडिंग आती है, सब जगह सेम थी। ठीक है, हर जगह लगा के देखा तो सब जगह सेम रीडिंग आई। तो ये इस एक्टिविटी का वो है कंक्लूजन। और डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, अब आपने एक और चीज करी, क्या करी, वही R1 R2 R3 के अगेंस्ट के अंदर V1 V2 V3 आपने लगा के देखा। तो जैसे V1 V2 V3 आपने लगा के देखा, तो V1 अलग, V2 अलग, V3 अलग, ये अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, तो आपने बता दिया कि वोल्टेज अलग अलग होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के, मगर करंट सेम रहेगा सीरीज के अंदर। अब आता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो रेजिस्टर इन पैरेलल के अंदर फायदा क्या होगा, ये देखना आप, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, या प्लस या माइनस, मतलब करंट इस तरफ मूव करेगी, ये मूव करते करते यहाँ पहुंचेगी। अब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी, एक इधर चल जाएगी I1, एक इधर चल जाएगी I2, एक इधर चल जाएगी I3। तो अलग अलग करंट हो गई, देख रहे हो, टूट गई, मगर वोल्टेज सबका V ही रहना है ना। यहाँ पे आप वोल्टेज लगाओ तो सेम, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाओ तो सेम, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाओ तो सेम, सब वोल्टेज सेम रहेंगे जो ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, करंट टूटती है यहाँ पे, और वहां पे क्या वोल्टेज अलग अलग होता है पीछे, इससे पीछे वाले के अंदर सीरीज में। तो रेजिस्टर इन पैरेलल में क्या बोलते हैं, देखिए, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, दो रेजिस्टर या दो से ज्यादा रेजिस्टर कॉमन पॉइंट, टू कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम थ्रू आउट द रेजिस्टर, तो आपको बता ही दिया पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, मगर करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बताया था, यहाँ I1 हो गई थी, यहाँ I2 हो गई थी, और यहाँ I3 हो गई थी। कौन? करंट, जो यहाँ से आ रही थी ना, निकल के ब्रेक हो गई थी। तो ये याद है आपको। अब करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, ये तो पता चल गया। अब इक्विवेलेंट कितना टोटल है वो देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, जो जो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका रेसिप्रोकल, बस उसे सम कर दो, वही हो जाएगा। अब इसे आपको क्या है, एडवांटेज बताना है। तो एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, इफ वन अप्लायंस इज स्विच ऑन अदर आर नॉट अफेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट द फुल वोल्टेज, है ना। तो यहाँ क्या है, इफ वन अप्लायंस इज स्विच ऑन, या लिख लेना एंड ऑफ, है ना, ऑन या और ऑफ। क्यों, देखिए आपने वोल्टेज था, फिर उसके बाद एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, ठीक। अब इसके अंदर अगर एक बल्ब चला जाता है तो दूसरा बल्ब बंद हो जाएगा, ये था कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मगर यहां पे क्या होता है, यहां पे एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया इससे। अब अगर एक बल्ब ऑफ हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इन दोनों बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट इधर से तो आ ही रहा है ना। तो ये होता है पैरेलल का एडवांटेज। दूसरी बात, अगर इसे कितना करंट चाहिए ये डिसाइड कर लेगा, करंट उतना ले लेगा क्योंकि डिफरेंट करंट है। इसे कितना चाहिए वो ये डिसाइड कर लेगा, इसे कितना चाहिए। तो अलग अलग, अगर आपको हीटर लगाना है, अगर आपको फैन लगाना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, और ये घर पे यूज होते हैं, है ना। तो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन का फर्क नहीं पड़ेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक अप्लायंस को फुल वोल्टेज मिलता है, पूरा का पूरा। तो कोई चिंता की बात नहीं होती, ठीक है, करंट का कोई टेंशन नहीं होता। अब ये क्या है, हमने करके देखा एक्टिविटी, क्या करके देखी, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर हमने वोल्टेज लगा लगा के देखा, तो कितना आया, वो इतना ही आया, ठीक है। जैसे कैसे बता रखा है, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो सेम, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो सेम, तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो सेम आया, है ना, पैरेलल में। मगर यहाँ एमीटर, यहाँ एमीटर, यहाँ एमीटर लगाया तो करंट डिफरेंट आया, इसलिए I1 I2 I3 लिख रखा है, और यहाँ पे क्या आएगा, V V V V आएगा, ठीक, सेम आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब डेरिवेशन तो करना पड़ेगा, आ जाता है क्योंकि एग्जाम में। अब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है रेजिस्टर, वोल्टेज भी दे रखा है, एमीटर भी है, सब चीजें हैं। अभी आपने बता दिया, इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इज टू I1 I2 I3, है ना। I कितना बड़ा है, I1 I2 I3 के बराबर है, ये पता चल गया, ठीक है साहब। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज टू आई आर, I इज टू V बाई आर होता है, ये भी है ना, इसके अंदर पूरा ओम्स लॉ। अब हर एक रजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ करेंगे अप्लाई, तो है ना, यहाँ I इज टू V बाई R1, I2 इज टू V बाई R2, I3 इज टू V बाई R3। कॉमन क्या है, V सेम है, बाकी R2 और I1 चेंज है। अब क्या करोगे, ये I1 है, ये यहाँ लगा दोगे, I2 को, है ना, यहाँ लगा दोगे, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दोगे, और ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे। तो जैसे ये लिखोगे तो वैसे क्या, कैसे दिखने लग जाएगा, ये I की जगह ये आ गया, I2 की जगह ये आ गया, I3 ये आ गया। अब क्या कॉमन है, V गया, V कैंसिल, बचेगा क्या, 1/RP, 1/R1, R2, R3, ये रेसिप्रोकल में बच जाएंगे, जो कि हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका ड्राइव हो गया। अब thus we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। तो ऐसा हम प्रूव कर दिया। अब इसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है वायर में से तो हीट निकलती है, हाथ लगा के देखोगे ना पता चल जाएगा आपको, मगर आप हाथ लगाना मत, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ भी चीज इक्विपमेंट होती है ना, वो जलता है ना। कैमरा ही अभी जैसे मोबाइल है, ये ऑन है तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है अंदर, तो इसके हाथ पीछे लगाओगे तो गर्म होगा ना, तो वही हीटिंग इफेक्ट है। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर प्योरली रेजिस्टिव है, देन द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो करंट जाएगा और हीट कंटिन्यूअसली निकलती रहेगी। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूअसली हीट निकलती रहेगी, इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट गेट हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव लाइट। तो क्या होता है, जैसे ही आपका जो बल्ब है उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वो हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, वो लाइट देना स्टार्ट कर देता है ना, गर्म होने लग जाता है। तो इसे ही बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है डेफिनेशन, एक और है द फिनोमेना वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर। इसे बोलेंगे आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आसान सी डेफिनेशन, ठीक है। और ये तो एग्जांपल हमने दे दिया, ये आसान सी डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी टिपिकल थी। अब और हमने जो बल्ब का जो एग्जांपल दिया था वो बल्ब का एग्जांपल वहां का वहां ही है ना। बल्ब के अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तो हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। अब कॉज क्या है इसका, भाई ऐसा होता क्यों है ये बताओ। आप करंट फ्लो हो रहा तो हीट क्यों हो रही, तो देख लीजिए। The heating effect of electric current occur because when electric current passes through a conductor, the moving electrons collide with atoms of conductor. These collision cause atom to vibrate more rapidly, which produce heat. मतलब एक तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके अंदर मैटर है वो टकराएंगे एक दूसरे से, एटम से टकराएंगे तो किसी से टक्कर होती है। जैसे ये टक्कर हुई तो क्या होगा, हीट निकलेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो हीट निकलेगी, उसे ही बोल रहे हैं आप हीटिंग इफेक्ट। वही है कॉज बेसिकली इस चीज का, हीट का, है ना। इलेक्ट्रॉन की टक्कर एटम से तो वो वाइब्रेट होते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉज हो गया, ये याद कर लीजिएगा। अब जूल्स इसके ऊपर एक लॉ दे देते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा कि हीट कितनी होगी वो बताते हैं। इट स्टेट दैट जूल लॉ स्टेट दैट heat produced in conductor is directly proportional. Heat produced in conductor is directly proportional square of current for a given resistor, square of current of a given resistor, resistance for a given current, resistance for a given current, and time to which the current flow through that, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपके पास फॉर्मूला गया, इसे याद रख लीजिएगा, है ना। ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है, आ जाता है एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इस हीटिंग इफेक्ट को शो करती हैं जो। तो हमारे घर में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब आपने देख रखा है, ये जो फिलामेंट है ये चमकता है, हीट निकलती है, हाथ लगाओगे जल जाएगा, हाथ मत लगाना। In an electric bulb, the filament of bulb give light because of heating effect of electricity. ठीक है भाई, heating effect of electricity से bulb दे रहा है light. The filament of bulb is generally made up of tungsten metal. Tungsten का बना होता है because it has a very high melting point and also it does not oxidize readily at high temperature. तो क्या हो रहा है इसका मतलब, ये करंट यहाँ पे जाएगा, टंगस्टन के अंदर घूमेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट जनरेट होगी क्योंकि टक्कर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो लाइटनिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी हीट। अब टंगस्टन का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये ऑक्सीडाइज भी आसानी से नहीं होता हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ये दूसरी तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, ये इस तरीके से होता है ना, ये कनेक्टिविटी एक वायर कनेक्टेड होता है ना, यहाँ पे ये वायर होता है कनेक्टेड इस तरीके से। ऐसे ये भी है ना, ये भी आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर, ये फ्यूज होता है जनरली डिवाइसेस के अंदर। तो इसके अंदर वायर होता है। तो अब वो वायर क्या करता है, जैसे आपका बल्ब है या आपका कोई फैन है ना, तो फ्यूज सीरीज के अंदर लगा देंगे, वायर लगा दिया। अब क्या होता है, ये जैसे ही करंट ज्यादा हुआ वैसे ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट जाने ही नहीं देगा। तो मेन जगह पे लगा देते हैं इसको सीरीज के अंदर, ताकि अगर करंट ज्यादा आ जाए तो ये ब्रेक हो जाए और आगे नुकसान नहीं करे। तो ये है फायदा सीरीज के अंदर इसे लगाने का। तो देखिए क्या बोलता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। इज ए सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से बचाता है, पहली बात, है ना। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, सीरीज के अंदर लगाता है, अभी बात हो ही गई अपनी।
It consists of piece of wire made up of metal or an alloy of appropriate melting point like aluminum और copper. Aluminum और copper से बने हुए होते हैं, तो ये ब्रेक हो सकता है ना, आराम से है। तो मेल्टिंग पॉइंट ध्यान में रखे हुए बनाया जाता है इसे, ठीक, या एलॉय से बनाया जाता है स्पेशली। If a current larger than the specified value flow through the circuit, the temperature of fuse wire increase. This melt the fuse wire and break the circuit, saving the appliance attached in the circuit. तो अगर जरूरत से ज्यादा करंट बह जाएगा, एकदम करंट बह जाएगा, तो हीट होगी और हीट होती वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा सर्किट, आगे की जो अप्लायंस है वो बच जाएगी। तो यूं होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज काम में आता है। तो अब आता है हमारा पास इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, बड़ी आसान। पावर इज इक्वल्स टू आपका वहां होता है वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इन करंट। इट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसे आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो पावर बोल रहे हो उसे, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, या P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, ये होती है। ये एक्चुअली इसी से निकल के आई है, आप देख भी सकते हो। P V को I के टर्म में रख दो, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो I को कैसे रखोगे आप, I इज इक्वल्स टू V बाई आर रखोगे, ठीक है। यहाँ तो V बाई आर तो क्या हो गया, V स्क्वायर आर हो गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब V को रख देते हैं, है ना, यहाँ V को रख देते हैं I की टर्म में। तो V को I की टर्म में रखेंगे तो क्या होगा, V इज टू आई आर, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर, P इज टू आई स्क्वायर आर, तो ये आर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। अब ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी वाट, है ना। वाट नहीं लगाना मगर अपन को किसी की, तो वाट होती है। तो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर होती है, KWH होती है कॉमर्शियल यूनिट, जिसमें बेची खरीदी जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी वो। तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलो मतलब 1000, वाट तो नॉर्मल है, वाट आर, आर है यहाँ, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600, 60 मल्टीप्लाई 60, है ना। आप आर को मिनट में करो, मिनट को सेकंड में करो, तो कितना आएगा 3600, और इसे एक साथ लिखेंगे तो 3.6 10 की पावर 6 वाट सेकंड आ जाएगा, है ना। तो आ गया वाट और ये वाट सेकंड, ठीक। इससे वाट सेकंड को आप जूल भी लिख सकते हो, सबसे बढ़िया बात ये है, 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो ये पूछ लेते हैं 1 किलो वाट आवर कितना होता है जूल में, तो इतना होता है, और 1 किलो वाट आवर एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।